इस नई कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आर्ट्स कॉलेज में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट होता है, जिसमें उन बच्चों के नाम अनाउंस किए जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलनी होती है। ड्रामा की मेन लीड, जिसका नाम जूशी होता है, वो इस इवेंट के लिए लेट हो रही होती है और इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा होता है हमारा मेन लीड, जिसका नाम वीक्विंग होता है, जो कि कंपनी का सीईओ होता है। जू को छोड़कर सभी स्टूडेंट स्टेज पे चले गए होते हैं, बट जू अभी आई नहीं होती, तो उसका नाम बार बार अनाउंस करा जाता है। पढ़ाई में वो इतनी अच्छी नहीं होती, पर पेंटिंग की वजह से उसे 3rd ग्रेड आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गई होती है। जू की फ्रेंड्स उनका नाम सुनकर हैरान हो जाती है और उन्हें बिलीव नहीं होता कि सच में जू को स्कॉलरशिप मिलनी है। जू के आने के बाद उसकी फ्रेंड्स बोलती कि जाओ जाके स्टेज पे स्कॉलरशिप ले आओ, तो जू बोलती है मेरे को मिलनी है स्कॉलरशिप। वो हैरानी हो जाती है और जैसे तैसे करके उसको स्टेज पे भेज देती है और वो लाइन में लग जाती है अपनी स्कॉलरशिप लेने के लिए। और जैसे ही वीक्विंग उसको स्कॉलरशिप देता है, तो वो पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। एक्चुअली होता क्या है कि जू 1 महीना पहले माउंटेन वैली गई थी अपनी इंटर्नशिप करने, और सुपरवाइजर ने उसे जॉब देने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक आर्ट स्टूडेंट है। जू ने बोला कि मैं भारी सामान इजीली उठा सकती हूँ और अपनी स्किल दिखाकर सुपरवाइजर को कन्विंस करके उससे जॉब ले ली। इस कैरेक्टर का नाम होता है मिंगचेंग, कि मीटियोर शावर देखने के लिए होटल जा रहा होता है। इधर जू मिंगचेंग के लिए कन्फेशन लेटर लिख रही होती है क्योंकि वो मिंगचेंग को लाइक करती है, और लेटर लिखने के बाद जो उस लेटर खराब हो जाती है, होटल वाले रूम में जाकर छुपा देती है। वीक्विंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने होटल में जा रहा होता है और इसी होटल में जू भी काम करती है। उधर जू को होटल में कोई पेंटिंग दिखती है, तो वो उस पेंटिंग के साथ अपनी सेल्फीज लेने लग जाती है। तो सुपरवाइजर उसे पकड़ के ले जाता है और कहता है कि बॉस आने वाले हैं, काम पे लग जाओ। होटल के सारे एम्प्लॉय साफ सफाई में लग जाते हैं और सुपरवाइजर सबको कहता है कि अच्छे से खड़े हो जाओ। वीक्विंग होटल के दूसरे रास्ते से उस रूम में आ जाता है जो रूम जू ने मिंगचेंग के लिए बुक करा था, और आकर उस रूम की पूरी तरह से साफ सफाई करता है। सफाई करते टाइम उसको वो लेटर मिलता है। एक्चुअल में वीक्विंग को ओसीडी की बीमारी होती है, जिसमें उसको ये एलर्जी होती है कि अगर वो किसी अपोजिट जेंडर को टच करता है तो उसकी सारी बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। वो रूम के सारे कचरे के साथ उस लेटर को भी थ्रो कर देता है। वीक्विंग सुपरवाइजर को कॉल करके कहता है कि रूम की तो बिल्कुल भी सफाई नहीं थी और मेरे लिए 24 घंटे वाली बटलर का इंतजाम करो। उनकी सफाई अच्छे से ना होने के कारण सुपरवाइजर जू को डांटता और कहता कि अब से तुम ही बॉस की बटलर बनोगी। ढूंढने के लिए जू वीक्विंग के रूम की सारी तलाशी करती है, पर उसे लेटर मिलता नहीं है। उसको एक कोट में पिंक कलर का एनवेलप दिखता है। जब वो उस कोट के पास जाती है तो वीक्विंग वहां पे आ जाता है और उसको देख के डर जाता है। एलर्जी होने की वजह से वो उसको देख के छुप जाता है। जब वीक्विंग को ये पता चलता है कि जू उसकी 24 घंटे वाली बटलर है, तो वो कहता है कि सुपरवाइजर को तो अच्छी तरह से रिक्रूट ही नहीं करने आते एम्प्लॉयज, और उसको बाहर जाने के लिए बोलता है और गुस्से में कहता है कि जरूरत के टाइम इमीडिएटली तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। रूम से बाहर आने के बाद कहती है कि कितना इरिटेट बंदा है, इसकी गर्लफ्रेंड पे तो मुझे तरस ही आ रहा है। नेक्स्ट सीन में वीक्विंग अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम रैन होता है उसके साथ लंच कर रहा होता है। ये वही लड़की होती है जिसने कि वीक्विंग को लेक में गिरने से बचाया था, और इसको टच करने से वीक्विंग को कोई एलर्जी भी नहीं हुई। उस दिन उस लड़की का लॉकेट वहीं पे गिर गया था, तो वीक्विंग आज उसे उस लॉकेट को रिटर्न करने वाला था, बट जैसे ही वो लॉकेट रैन को दिखाता है तो रैन उस लॉकेट को पहचानने से मना कर देती है। तो वीक्विंग को डाउट होने लग जाता है कि सच में इसी लड़की ने मुझे उस दिन बचाया था। वहां पे खड़ी हुई जू यही सोचती रहती कि इसे लेटर कैसे लूं, पर उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। वॉक करते टाइम वीक्विंग की गर्लफ्रेंड उसे हक कर लेती है, तो वीक्विंग को एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो वीक्विंग जू को मैसेज करके कहता है कि इसको पीछे हटाओ, बट जू कहती है मैं इसके पैसे लूंगी। फिर जू रैन के पास जाती है और कहती है कि अब तुम जाके अपने रूम में रेस्ट कर लो, और फिर वो रैन को भेज देती है। वीक्विंग जब अपनी शर्ट उतारता है तो देखता है कि उसकी सारी बॉडी एलर्जी से भरी हुई होती है। एक्चुअल में वीक्विंग ने बहुत इलाज करवाया अपनी इस एलर्जी का, पर कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा था, और डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें बस लोगों से दूर ही रहना है। फ्लैशबैक में हम देखते कि इसी एलर्जी से परेशान होकर वीक्विंग ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो लेक में गिरने ही वाला था, तभी उस लड़की ने उसे आकर बचाया था, और एक्चुअल में उसे जू ने ही बचाया था, और उसका लॉकेट उस दिन वहीं गिर गया था। जब वीक्विंग को होश आता है तो उसके सामने रैन होती है, तो वीक्विंग को लगता है कि रैन ने मुझे बचाया है, पर जब वो अपनी एलर्जी को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि रैन ने मुझे उस दिन नहीं बचाया था। मौका पाकर जू फिर से वीक्विंग के क्लोजेट में जाकर तलाशी करती है, बट जब वीक्विंग की आवाज़ आती है तो वो उसी क्लोजेट में जाकर छिप जाती है।
पूछने पर जू के पास कोई भी जवाब नहीं होता तो वो हैरान होकर ही खड़ी रहती है। जब वीक्विंग उसका हाथ पकड़कर उसे क्लोजेट से बाहर निकालता है तो वो उसकी सारी बॉडी पे रैशेस देख लेती है और हैरानी हो जाती है। वीक्विंग फिर उसे कहता है कि तुम चोर हो, तुम मेरे क्लोजेट में क्यों तलाशी कर रही थी। तो जू कहती है कि मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई थी। वीक्विंग उसे कहता है कि चुपचाप मेरे रूम से बाहर चली जाओ। उधर मिंगचंग जू को कॉल करता है और कहता है कि आज हम इकट्ठे मीटियोर शावर देखेंगे। तो जू तो बहुत ही खुश हो जाती है, बट फिर उसे खोए हुए लेटर की याद आती है। फिर वो हेल्प के लिए रैन के पास जाती है और कहती है कि वीक्विंग के रूम में मेरा लेटर है, प्लीज़ मुझे वो ला कर दे दो। तो रैन उसे कुछ सामान लाने के लिए बोलती है सुपरमार्केट से, और ये सारा सीन वीक्विंग देख रहा होता है खड़ा होके। वीक्विंग सुपरवाइजर को कॉल करता है कि जू मुझे एक रिपोर्टर लगती है, मैं उसे अपने होटल में और नहीं देखना चाहता। उधर जू रैन का सामान लेने सुपरमार्केट आई होती है तो वीक्विंग उसको कॉल करके कहता है कि तुम अभी आओ। जू कहती है कि मैं दूर हूँ। वीक्विंग कहता है कि अब से आना भी मत। इसके बाद वीक्विंग रैन से ब्रेकअप कर लेता है। सुपरवाइजर जू को अंदर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें जॉब से फायर कर दिया गया है। जू को बहुत गुस्सा आता है और जाके वीक्विंग की गाड़ी के पीछे छिप जाती है। उधर से वीक्विंग आ रहा होता है, उसको आते हुए देख जू उसकी गाड़ी के अंदर छिप जाती है। मिंगचंग जू को कॉल करता है बट जू का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा होता है। कार में झटके लगने की वजह से जू उठकर कहते कि तुम अच्छे से गाड़ी नहीं चला सकते, कोई बैठा है, किसी की चोट लग जाएगी। वीक्विंग कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो, चलो उतरो मेरी गाड़ी से, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। जू उसे अपना सामान मांगती है और उसकी तलाशी करना शुरू कर देती है। वीक्विंग कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। तब जू कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे गाड़ी से उतारो। और इसी चक्कर में उनकी गाड़ी जाके पत्थर से टकरा जाती है और खराब हो जाती है। गाड़ी से निकलकर जू खेतों की तरफ भागती है तो वीक्विंग उसके पीछे जाता है और दोनों ही गिर जाते हैं। और जू अपना लेटर ढूंढने के लिए उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उसकी पूरी तलाशी लेती है और उसको पूरा मड में गंदा कर देती है, बट उसे लेटर नहीं मिलता। घूमते घूमते उनको रात हो जाती है क्योंकि ना ही उनके पास फ़ोन होता है और ना ही गाड़ी। और फिर जू उससे लेटर के लिए माफ़ी मांगती है क्योंकि लेटर तो उसके पास था ही नहीं। एलर्जी की वजह से वीक्विंग जू को कहता है कि मेरे से दूर रह के बात करो। बारिश होने की वजह से जू वीक्विंग को चलने के लिए बोलती है बट वीक्विंग कहता है कि मुझ में तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो जैसे ही जू उसको उठाने लगती है तो वीक्विंग बोलता है कि तुम पागल हो, मैं इतना बड़ा हूँ और तुम छोटी से, मुझे कैसे उठा सकती हो। उधर मिंगचंग और उसके फ्रेंड्स सारे जू को ढूंढ रहे होते हैं पर वो जू उनको कोई मिलती नहीं है। और इधर ये दोनों बड़े आराम से मीटियोर शावर देखने लग जाते हैं। बस में बैठकर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं और फिर एक दूसरे को कहते हैं कि हम कभी एक दूसरे को मिलेंगे भी नहीं। फिर जू गुस्से से कहते हैं कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। वीक्विंग किसी का फ़ोन लेकर अपने मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि गाड़ी लेके आओ। उधर सुपरवाइजर जू को कहता है कि तुम एक रात के लिए होटल में रुक सकती हो। मिंगचंग उसे कहता है कि तुम कहाँ थी और मेरा फ़ोन भी नहीं पिक कर रही थी। जू कहते कि बहुत लंबी स्टोरी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वीक्विंग जब रूम में आकर अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो वो देखता है कि उसे तो कोई भी एलर्जी नहीं हुई, जबकि जू ने तो उसे जगह जगह पर टच करा था। और वो सोचने लग जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जू और उसके सारे फ्रेंड मीटियोर शावर देखते हैं। तब मिंगचंग उसके पास आता है और कहता है कि मेरा रूम किसने बुक करा था। जू कहती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैंने ही बुक करा था। इसके बाद मिंगचंग बोलता है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो, बट बेचारी जू को तो कन्फेशन का मौका ही नहीं मिलता। सोते टाइम वीक्विंग को सपना आता है और सपने में उसको खून दिखाई देता है। तब वो डर कर उठ के बैठ जाता है और फिर वो कचरे से वही जू का लेटर मंगवाता है। अब जब वो लेटर खोल के देखता है तो उसमें उसको रिंग मिलती है जिसका सेम डिज़ाइन उस लॉकेट की तरह होता है। तो उसे लगता है कि शायद ये जू ही है जिसने मेरी जान बचाई है। अगली सुबह जू अपने कॉलेज वापस आ जाती है और उसको उसकी फ्रेंड फीफी मिलती है जो कि कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती है। जू की रूममेट जू को इतना तंग करती है कि वो रूम छोड़कर ही वहाँ से चली जाती है। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए उसको पेंटिंग बनानी होती है तो वो सोच रही थी इंस्पिरेशन कहाँ से लूँ। तभी उसे मीटियोर शावर वाला अपना सीन दिखाई देता है और वो उस पर पेंटिंग बना देती है। और इसी पेंटिंग की वजह से ही जू को स्कॉलरशिप मिली थी। स्टेज पे वीक्विंग जू को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि हम पहले भी मिले हुए हैं, बट जू को समझ नहीं आता। और फिर वो उसका लॉकेट उसकी पॉकेट में रख देता है। जू पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे लॉकेट मिलता है और वो समझ जाती है कि उस दिन मैंने वीक्विंग को ही बचाया था। कैरेक्टर का नाम निंग होता है। बचपन में इसके पेरेंट्स मर गए थे और इसकी परवरिश वीक्विंग के पेरेंट्स ने करी होती है।
और गलती से जू का पार्सल इसको डिलीवर हो जाता है। और जब जू लेने जाती पार्सल तो वो कहता है कि मैं तो कहीं रख के भूल गया हूँ। जब वो पार्सल ढूंढ रहे होते तो फीफी से निंग का वो एंटीक बाउल गिर जाता है। टूटा हुआ बाउल देखकर निंग बेचारा रोने लग जाता है। फिर जब नया बाउल खरीदने जाती है तो अपनी जगह पे जू को कैफे में काम करने के लिए भेज देती है। और जू वो ड्रेस पहनकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। और अनफॉर्चुनेटली वीक विंग भी उसी कैफे में आ जाता है और उसको देख के जू अपना मुंह छुपा लेती है और मन में सोचती है कि ये किधर से आ गया। और फिर मुंह छुपा कर ही उसको ड्रिंक सर्व करने जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इसने जाके कैफे वाली जॉब का कॉलेज में बता दिया तो उसकी स्कॉलरशिप ना रद्द हो जाए। वीक उसको टिप देता है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो देखती है कि बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस होता है। जू छुप के दो गुंडों की बातें सुन लेती है जो कि वीक विंग को मारने आए होते हैं। और जब वीक विंग को वहाँ से लेने जाती है तब तक तो लड़ाई वहाँ पे शुरू ही हो जाती है। इसी बीच जू को भी चोट लग जाती है तो वीक विंग उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके जाता है। वीक विंग कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकती हो। कहती है कि मुझे आर्ट थ्योरी में पास करवा दो, तुम्हारी तो अच्छी खासी चलती है। वीक विंग कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि जू के कॉलेज में आज वीक विंग का इंटरव्यू होता है, बट जू तो सो रही होती है। उनको बाद में पता चलता है कि वीक विंग तो गेस्ट प्रोफेसर बन के आया उसके कॉलेज में और कहता है कि मैं पास तो तुम्हें नहीं करवा सकता पर तुम्हारी हेल्प कर सकता और उसे पीपीटी बनाने के लिए बोलता है। और जब पीपीटी के बारे में कॉल करके पूछता है तो जू कहती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वीक विंग कहता है कि मेरे लिए तुम्हारा नंबर लेना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बाउल टूटने की वजह से निंग खाना नहीं खा रहा होता तो वो बीमार हो जाता है, क्योंकि वो बाउल उसके फादर ने उसे गिफ्ट करा था और बचपन से ही वो उस बाउल में ही खाना खाता था। ऐसा सेम बाउल वीक विंग के पास भी होता है। उधर जू उस बाउल को जोड़ने की कोशिश करती है बट उसको समझ नहीं आता इसको जोड़ना कैसे। फिर उसे गूगल पे रिपेयर एग्जीबिशन हॉल मिलता है जहाँ पे एंटीक पीसेस को रिपेयर करा जाता है और उसे पता नहीं होता कि ये एग्जीबिशन हॉल वीक विंग का है। अंदर जाकर जब वो एंटीक पीसेस देखती है तो हैरानी हो जाती है। उधर वीक विंग आता है और कहता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। गार्ड आके कहता है कि एक प्राइवेट एग्जीबिशन है, लोगों का आना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो जू को पता चल जाता है कि ये एग्जीबिशन वीक विंग की है। जू उसे वो एंटीक बाउल रिपेयर करने की रिक्वेस्ट करती है तो वीक विंग कहता है कि तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। तो जू कहती है कौन सा काम। तो विंग उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है तो जू कहती है कि ये काम मेरे से नहीं होने वाला। जू उसे कोई और ऑप्शन देने के लिए बोलती है तो वीक विंग उसे 5 सेकंड के लिए उसकी गाल पे किस करने को बोलता है और अपना फेस आगे करता है और बेचारी उसको 5 सेकंड के लिए किस कर ही देती है। और इसके बाद वीक विंग उसको एड्रेस देता है और कहता है कि अपना बाउल इस एड्रेस पे सेंड कर देना और रिपेयर होने के बाद वो तुम्हारे पास आ जाएगा। एक्चुअली वीक विंग ने एक एक्सपेरिमेंट करा होता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसके छूने से उसको कोई एलर्जी तो नहीं हुई। और फिर कहता है कि यही वो लड़की है जिसको छूने से मेरे को कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते। देन उसके बाद बाउल रिपेयर होकर आ जाता है और वीक विंग उसको बाउल रिटर्न करता है। तो जू उसको पैसों का बोलती है बट वीक विंग कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है बट तुम्हें मेरे लिए कोई और काम करना पड़ेगा। और ये बात सुनकर जू चुप हो जाती है और फिर बॉक्स को अनरैप करने की कोशिश करती है। जब वीक विंग को पता चलता है कि इस बाउल का ऑनर निंग है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि निंग के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। और जैसे ही उसे बाउल पकड़ता है तो वो बाउल को जानबूझ के नीचे गिरा देता है और बाउल तो बिल्कुल ही स्मैश हो जाता है। तो वीक विंग उसे कहता है कि अब ये रिपेयर नहीं होने वाला। जू तो बेचारी रोने ही लग जाती है। तो वीक विंग उसे कहता है कि मेरे पास सेम ऐसा एक और बाउल है और अपनी एक एग्जीबिशन में ले आता है। और जैसे ही बाउल उठाने लगती है तो वीक विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बाउल ले जाने से पहले तुम्हें कुछ सेरेमनीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। और फिर बाउल को पकड़ाकर स्ट्रेट खड़ी होने के लिए बोलता है और आईज बंद करने के लिए बोलता है। जू कहती है कि ये कैसी सेरेमनी है। तो मिंगचंग बोलता है कि इस सेरेमनी को परफॉर्म करने से तुम्हारा जो एंटीक पीस है वो जल्दी नहीं टूटेगा। और जैसे ही जू अपनी आईज क्लोज करती है तो वीक विंग उसको किस कर लेता है। तो जू बड़ी मुश्किल से ही उस बाउल को टेबल पे रखती है और फिर रखने के बाद उसको ज़ोर से धक्का देती है जिससे उसके सारे एंटीक पीसेस नीचे गिर के टूट जाते हैं और वो उस बाउल को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो उस किस को याद करके अपने लिप्स को साफ कर रही होती है। देन मिंगचंग उसे वो टूटे हुए एंटीक पीसेस की फ़ोटो भेजता और कहता है कि तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी।
इसके बाद फीफी उस बाउल को निंग को दे देती है और निंग उस बाउल में खाना खाना शुरू कर देता है। वो एंटीक पीस इतने महंगे होते हैं कि वो सोच रही होती है कि अगर मैं अपने आप को भी बेच दूँ तो मैं उनकी भरपाई नहीं कर सकती। दो लड़के आके उसके घर का सारा सामान ख़राब कर रहे होते हैं और वो अपनी मॉम के गले लग के रो रही होती है। एक्चुअली क्या होता है कि इन जू के पेरेंट्स ने लोन लिया था जिसकी किस्तें वो दे नहीं सके, तो वो ये सब सोच सोच के परेशान हो रही होती है।